हाय दोस्तों, मैं हूं ज्योति पाल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान ज्योति कंप्यूटर में। दोस्तों, टैली प्राइम विद अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में हमने असेट्स और लायबिलिटीज़ को भी समझ लिया है। आज हम देख लेते हैं कि एक्सपेंसेस और टाइप ऑफ एक्सपेंसेस क्या है, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो जो हमारा प्रैक्टिकल भी जो टैली प्राइम का सॉफ्टवेयर आपका स्टार्ट हो चुका है वो कोर्स भी, तो आप उसको भी इजीली समझ पाएंगे। ठीक है, तो आज की थ्योरी में हम देखेंगे कि एक्सपेंसेस और टाइप ऑफ एक्सपेंसेस क्या है। वैसे एक बार मैं आपको बता चुकी हूँ एक्सपेंसेस के बारे में, असेट्स के बारे में, लाइबिलिटीज़ के बारे में, लेकिन आज पूरा अपन देखते हैं कि एक्सपेंसेस को और समझ लेते हैं एक बार कि आपको दोस्तों दिमाग में पिक्चर क्लियर होना चाहिए कि एक्सपेंसेस क्या होता है। तो पहली बात तो ये क्लियर कर लो कि करंट ईयर और का मतलब क्या होता है और नेक्स्ट ईयर का मतलब क्या है। कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है दोस्तों वो हमेशा अप्रैल से लेकर मार्च तक चलता है। जैसे अभी आपका ईयर चल रहा है 2022, आप इस बीच कभी भी आपका बिजनेस स्टार्ट करें, टेली में जब आप कंपनी बनाएंगे तो वहाँ पे वो पूछेगा फाइनेंशियल ईयर क्या है, तो आप क्या लिखेंगे 1 अप्रैल 2022। तो ऑटोमेटिकली टेली क्या करेगा, अप्रैल 2022 से लेके मार्च 2023 तक का फाइनेंशियल बना देगा, क्योंकि आपको पता है कि वित्तीय वर्ष हमारा एक वर्ष का होता है, एक एक वर्ष का होता है। एक एक वर्ष समाप्त होने के बाद मार्च एंडिंग में हमको कुछ रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है। उस रिपोर्ट के आधार पर हमको मालूम पड़ता है कि बिजनेस में क्या हुआ है, परिणाम क्या निकला, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, असेट की क्या पोजीशन है, लायबिलिटी की क्या पोजीशन, सारी चीज़ें आपको बनानी होती है। ठीक है, आप बैलेंस शीट तैयार करते हैं, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करते हैं, सारी चीज़ें होती है जो कि आपको पता होना चाहिए। तो ये जो फाइनेंशियल ईयर होता है ये कहलाता है आपका करंट ईयर। और उसका जस्ट जब मार्च 2023 के बाद जब अप्रैल लगेगा 2023, तब ये कहलाएगा आपका नेक्स्ट ईयर। यहाँ से आपका नेक्स्ट ईयर शुरू हो जाता है। तो जब भी हम बात करते हैं कि एक साल से ज़्यादा है, एक साल से कम, इसका मतलब जो भी करंट ईयर है उसके बाद वाला जो ईयर है उसकी बात कर रहे हैं वो। तो जैसे कि आपको बताया गया था पिछली वीडियो में कि असेट्स क्या होती है, तो हमने कहा था कि जिस वैल्यू का बेनिफिट आपको फ्यूचर में लेना है, फ्यूचर मतलब क्या हो गया नेक्स्ट ईयर, तो उसको बोलेंगे असेट्स। लेकिन जिस वैल्यू का बेनिफिट आपने ले लिया है दोस्तों, ध्यान रहो, जिस वैल्यू का बेनिफिट आपने उस फाइनेंशियल ईयर में ले लिया है तो वो सारे आपके एक्सपेंसेस कहलाते हैं। पहली बात तो ये परिभाषा होती है एक्सपेंसेस की। आप ऐसा मत बोला करो कि डे टू डे के जो टेंशन होते हैं उसको ऐसा ऐसा नहीं बोलना है। आपके दिमाग में ये पिक्चर होना चाहिए कि जिस वैल्यू का मैंने बेनिफिट ले लिया मतलब वो मेरा खर्चा हो गया है, खत्म बात। तो जिस फाइनेंशियल ईयर में आप बैठे हुए हैं उस फाइनेंशियल ईयर में जिस वैल्यू का आपने लाभ उठा लिया है वो आप सारे आपके क्या होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं। ये ध्यान रखें। अब आगे बढ़ के देखें कि अब एक्सपेंसेस के प्रकार क्या होते हैं वो समझ लो। तो जनरली आपने देखा होगा कि जो मेन जो क्लासिफिकेशन किए गए हैं वो कहलाते हैं आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसका ये नाम आपने सुना होगा अच्छे ढंग से, कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं आप सभी। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का क्या मतलब है एक बार फिर से समझ ले। डायरेक्ट एक्सपेंसेस उन एक्सपेंसेस को बोलते हैं जो कि आपके गुड से रिलेटेड होते हैं, मतलब माल से रिलेटेड होते हैं। माल मतलब क्या, अकाउंटिंग में माल हम किसको बोलते हैं दोस्तों, जिस चीज़ का हम बिजनेस करते हैं ना, बिजनेस कर रहे हैं इसका मतलब किसी न किसी वस्तु का ही बिजनेस कर रहे होंगे। सेवाएं तो अपन दे नहीं रहे, यहाँ पे सेवा की बात हो नहीं रही है ना। तो जिस वस्तु का बिजनेस करते हैं उस वस्तु को स्पेशली गुड्स बोला जाता है दोस्तों, ये ध्यान रखो। और सबके लिए ये गुड्स अलग अलग होगा। ये गुड्स दोस्तों सबके लिए क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे कि मान लीजिए किसी का कंप्यूटर का बिजनेस है, वो कंप्यूटर खरीदता बेचता है, तो कंप्यूटर उसके लिए क्या होगा दोस्तों, गुड्स होगा। कंप्यूटर उसके लिए गुड्स मतलब माल होगा अकाउंटिंग की भाषा में। अगर किसी का फर्नीचर का बिजनेस है तो जब वो फर्नीचर खरीदेगा, क्यों खरीद रहा है वो फर्नीचर, क्योंकि उसको बेचना है, उसके पीछे पर्पस क्या है, बेचना है, इसलिए इसको बोलते हैं गुड्स। ठीक है। और अगर कंप्यूटर वाले ने फर्नीचर खरीद लिया, जिसका बिजनेस कंप्यूटर का है लेकिन वो फर्नीचर काय के लिए खरीद रहा है, कि हम बैठेंगे हमारे कस्टमर आएंगे उनको बिठाएंगे, उसके लिए खरीद रहा है, तो उसके लिए वो असेट बन जाती है। तो एक ही वस्तु किसी के लिए गुड्स बन रही है, किसी के लिए असेट बन रही है। तो जब आप किसी वस्तु का लाभ उठाने के लिए उसको परचेस करते हैं, समझो बात को, जब आप किसी वस्तु को खरीदते हैं लेकिन आप चाहते हैं कि इसका हम बेनिफिट लेंगे, इसको बेचने के पर्पज से नहीं खरीद रहे हम, तो जब आपका पर्पस ये होता है कि इसका हम लाभ उठाएंगे, इसका बेनिफिट लेंगे, तब वो आपके लिए असेट बन जाती है। क्योंकि वो बेनिफिट आप काफ़ी लंबे समय तक लेते हैं, सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर में ही नहीं लेते हैं, लेकिन एक फाइनेंशियल ईयर में उस वस्तु का जितना आपने यूज़ कर लिया है वो तो सारे आपके एक्सपेंसेस कहलाएंगे। लेकिन जिस वैल्यू का उपयोग आपने अभी नहीं लिया है, बेनिफिट नहीं उठाया है, उसको आप बोल देते हैं असेट्स। लेकिन वही वो वस्तु का अगर आप बिजनेस करते हैं, उसको सेल करने की पर्पज से आप खरीदते हैं, तो उसको बोलते हैं गुड्स। ये ध्यान रखें। तो सबसे पहला जो परचेस है आपका, आपको पता है मैंने आपको बता चुकी हूँ,
जब मैंने आपको टर्मिनोलॉजी बताई थी अकाउंटिंग की, उसमें बताया था कि गुड्स को अपन गुड्स के नाम से अकाउंट नहीं बनाते हैं, इसके भी अलग अलग प्रकार हो जाते हैं। कि जब आप खरीदते हैं तब उसको बोलते हैं परचेस, पिछले की वीडियो भैया देख लेना दोस्तों हैं। जब बेचेंगे तो उसी को बोलेंगे हम सेल। जब परचेस किया हुआ माल आपको वापस आ जाता है तो उसको बोलते हैं परचेस रिटर्न। ये सब मैं आपको समझा चुकी हूँ पहले। और अगर सेल किया हुआ माल आपको वापस आ जाता है तो उसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न। समझ रहे हैं आप? वो कहलाता है आपका सेल्स रिटर्न। और जो माल नहीं बिक पाता है उसको आप स्टॉक के रूप में रख देते हैं कि अभी बच गया है, उसका अगले साल उपयोग लेंगे। अब क्योंकि स्टॉक अगले साल भी चला जाता है इसलिए उसको अपन बोलते हैं ये हमारी असेट्स हैं। और इन सबको आपने यूज़ कर लिया इसलिए ये सारे आपके खर्चे कहलाते हैं दोस्तों, ध्यान दो। तो परचेज सबसे बड़ा खर्चा हो गया इसका मतलब। ये परचेज मतलब आपने खरीदा माल को, है ना। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब ये होता है कि ऐसे खर्चे जो कि डायरेक्टली आपके माल से, आपके गुड्स से रिलेटेड होते हैं, वो वाले खर्चे सारे आपके होते हैं क्या, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो अगर वो ट्रेडिंग कंसर्न होगी दोस्तों, अगर उसे खरीदने और बेचने का काम कर रही है तो खरीदने के टाइम के सारे खर्चे आप काय में डाल देंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, सीधी सी बात है। और अगर वो मैन्युफैक्चरिंग वाली फर्म है, अगर वो बनाती है पहले वस्तु को फिर बेचती है, तो बनाने के टाइम के सारे खर्चे, समझ लो, बनाने के टाइम के सारे खर्चे कहाँ चले जाएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। और चूंकि वो बना रहा है फिर तो उसके फैक्ट्री के सारे खर्चे, क्योंकि किसी किसी कारखाने में तो बनती है वस्तुएं आपकी, तो फैक्ट्री के सारे खर्चे कायम चले जाएंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। और खरीदने का काम करता है, सिर्फ खरीदता बेचता है, तो खरीदने के टाइम के सारे खर्चे जितने भी खरीदने के टाइम पे कोई भाड़ा लग रहा है, उसको कुछ भी चुकाना पड़ रहा है, कुछ गवर्नमेंट को देना पड़ रहा है उसको टैक्स के रूप में, ठीक है, या उसको कुछ लॉस भी हो रहा है, उसके भी जो खर्चे हो रहे हैं, या उसको कुछ बीमा करवाना पड़ रहा है, वो सारे जब तक कि वो वस्तु वो माल उसके गोडाउन तक नहीं आ जाए तब तक सारे खर्चे दोस्तों कायम में जोड़ना है आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, ध्यान रखें। तो वही सारे एग्जाम्पल यहाँ पे देके रखें कि जो भी खर्चे आपके गुड्स से रिलेटेड होते हैं वो सारे आपके डायरेक्ट कहलाते हैं। और जो खर्चे आपके गुड्स से रिलेटेड नहीं होते दोस्तों, उसके अलावा जितने भी खर्चे सब काय में जाएंगे आपके, वो सारे आपके जाएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, वो सारे आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएंगे। और जो खर्चे आपके माल से गुड्स से रिलेटेड है सारे आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं, सीधी सी परिभाषा है। तो अगर वो बनाने वाली कंपनी होगी तो बनाने के टाइम में सारे खर्चे डाल देना डायरेक्ट में। अगर वो ट्रेडिंग वाली कंसर्न है तो वो सिर्फ खरीदती बेचती है तो खरीदने के टाइम में सारे खर्चे काय में डाल देंगे आप, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। उसके अलावा के सारे खर्चे काय में चले जाएंगे आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, आंख बंद करके सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल दो आप। अब एक एग्जाम्पल समझ लो, आपको एकदम से समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपका परचेस आ गया है, कैरेज इनवर्ड बोल रहे हैं, या बोलते हैं फ्रेट, मतलब अगर आप बाहर से मंगवा रहे हैं, अगर आप रेलगाड़ी से मंगवाते हैं तो उसको बोलते हैं फ्रेट, ठीक है। किसी और गाड़ी से मंगवा रहे हैं तो कैरेज कहलाती है आपकी। और इनवर्ड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि माल अंदर आ रहा है। तो माल जब अपने दुकान के अंदर आता है हम वहाँ पे इनवर्ड शब्द यूज कर रहे हैं, उस टाइम का जो भाड़ा है वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। लेकिन माल को सेल करते वक्त अगर आपको कोई भाड़ा चुकाना पड़ रहा है तो उसको बोलते हैं अपन आउटवर्ड्स। वहीं पे शब्द क्या यूज कर लेते हैं अपन, कैरेज आउटवर्ड या फ्रेट आउटवर्ड, ये ध्यान रखें। इसलिए यहाँ पे इनवर्ड और आउटवर्ड शब्द का बहुत ज़्यादा महत्व है दोस्तों, ठीक है। इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि सेल्स रिटर्न और परचेस रिटर्न में भी अपन इनवर्ड आउटवर्ड शब्द यूज करते थे, कि रिटर्न इनवर्ड है कि रिटर्न आउटवर्ड है। तो ये थोड़ा ज़्यादा दिमाग में रखें कि माल से संबंधी बात कर रहे हैं कि माल जब दुकान के अंदर आ रहा है तो वो आपका इनवर्ड होता है, जब बाहर जाता है तो बोलते हैं उसको आउटवर्ड। तो अगर भाड़ा आप चुका रहे हैं किस लिए, क्योंकि माल आपका दुकान के अंदर आ रहा है तो ये परचेस के टाइम का खर्चा है, तो कैरेज इनवर्ड और फ्रेट भी इसमें आएगा। उसके अलावा कार्टेज, अगर मान लीजिए कि माल आपका रेलगाड़ी से आ रहा है तो स्टेशन पे आके रुक गया वो, तो अब स्टेशन पे माल पड़ा हुआ आपका, अब स्टेशन से आपके दुकान तक आना है तो कौन ना कहीं आप कार्टेज को यूज़ करते हैं वहाँ पे। अगर आप उसको गाड़ी उससे मंगवा रहे हैं, बैलगाड़ी वगैरह से मंगवा रहे हैं या आप किसी कार्टेज से मंगवा रहे हैं गाड़ी से, है ना, तो लोकल जो आपका खर्चा होता है उसको कार्टेज नाम दिया जाता है जनरली, ठीक है। बाकी सेम सेम मीनिंग ही होता है, वैसे आप कैरेज इनवर्ड बोल रहे हैं, फ्रेट बोल रहे हैं, कार्टेज बोल रहे हैं, ठीक। इसके अलावा वेजेस, देखो मजदूरों को हम देते हैं क्या, क्योंकि वो शारीरिक श्रम करते हैं दोस्तों, तो उनके लिए वेजेस शब्द यूज़ किया जाता है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ वेजेस। उसके अलावा अगर कोई टैक्सेस आपको चुकाना पड़ रहा है, भले वो कस्टम ड्यूटी हो या आपकी आउटाई हो या कोई इम्पोर्ट ड्यूटी हो, मतलब गवर्नमेंट को कोई भी टैक्स देना पड़ रहा है ना, तो टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ के नाम से भी जो अकाउंट आपका बनता है वो भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाता है, ठीक। उसके अलावा अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग फर्म होगी तो फैक्ट्री के टाइम के सारे खर्चे दोस्तों, भले वो फैक्ट्री का रेंट हो, फैक्ट्री का इंश्योरेंस हो, या फैक्ट्री में अगर सैलरी शब्द यूज़ कर रहे हैं दोस्तों तो हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर जो सुपरवाइजर होते हैं वो सुपरवाइजर का काम करते हैं, वो जस्ट गाइड करते हैं मजदूरों को, तो वो कोई मजदूर नहीं है, इसलिए वहाँ पे वेजेस शब्द यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो लेकिन उसके आगे क्या लिखा रहेगा, मुझे फैक्ट्री की सैलरी, है ना, ऑफिस सैलरी अलग हो जाएगी आपकी, जो बंदे ऑफिस में बैठे हुए उनकी सैलरी अलग हो जाएगी जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगी,
लेकिन जो सुपरवाइजर बन के वहाँ पे काम करवा रहे हैं, क्योंकि वस्तु को बनाने के टाइम पे तो खर्चे हैं ये सारे, इसलिए इसको बोलेंगे अपन क्या, फैक्ट्री सैलरी, तो ये भी इसमें आएगी। और फैक्ट्री की जो लाइटिंग होती है उसमें ज़्यादा पावर रहता है, वो पावरफुल होती है, इसलिए वहाँ पे लाइटिंग शब्द यूज़ किया जाता है। और ऐसे अगर सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बोल रहे हैं, इसका मतलब वो ऑफिस का खर्चा है आपका, ठीक है। तो फैक्ट्री की जो लाइटिंग वो भी इसमें आ जाएगी। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग जो एक्सपेंस होते हैं, जैसे कि आपको कोयला ईंधन वगैरह कुछ लगाना पड़ रहा है उसमें, तो फ्यूल है, पावर है आपका, गैस वाटर है, या कोई रॉयल्टी आपको चुकानी पड़ रही हो, ये सारे खर्चे आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं। उसके अलावा के जो भी एक्सपेंस है दोस्तों, अगर किसी दुकान को मैनेज करना है, आपका जो शोरूम होगा उसके जो सारे खर्चे होंगे वो तो सारे आएंगे आएंगे, उसका वस्तु को बनाने के या वस्तु को मंगवाने से संबंधित नहीं है। मतलब उस दुकान को चलाने के लिए जो भी खर्चे करने पड़ रहे हैं वो सारे कहलाते हैं आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ध्यान रखें। तो उसमें आपका बहुत सारी आ जाएगी लिस्ट, बहुत लंबी चौड़ी इसकी होती है लिस्ट। भले वो ऑफिस का रेंट हो, ऑफिस की सैलरी हो, इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस हो, टेलीफोन एक्सपेंसेस हो, लीगल एक्सपेंसेस हो, स्टेशनरी या प्रिंटिंग हो, ट्रेड एक्सपेंसेस हो, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस हो, है ना, रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो आपका। आप देखो कैरेज आउटवर्ड या कैरेज ऑन सेल, सेल के टाइम पे तो कैरेज देना पड़ रहा है आपको, भाड़ा देना पड़ रहा है, लेकिन आउटवर्ड शब्द यूज करेंगे इसमें अपन, ठीक है। बैंक चार्जेस है आपका, इंटरेस्ट ऑन लोन, कोई आपने लोन उठा के रखा उसको तो इंटरेस्ट चुकाना पड़ रहा है, वो भी खर्चा है आपका। इसके अलावा देखिए बेड डेट्स, डिस्काउंट, ये जितने भी लॉस वाले जो होते हैं दोस्तों, लॉस वाले जो अकाउंट है वो भी सब इसके अंदर ही गिने जाते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर ही। तो बेड डेट मतलब क्या हो गया कि आपका डूबत हो गया खाता, ये भी मैं आपको समझाया था डेटर्स के टाइम पे, कि डेटर को पैसा दे के रखा था लेकिन पैसा वापस नहीं मिल पाएगा, तो वो डूब गया पैसा आपका, तो वो कहलाएगा आपका बेड डेट्स। डिस्काउंट दे दिया किसी को तो वो भी आपको लॉस हो गया, कि भाई आपको 1000 रुपये मिलना था, आपने 800 रुपये बोला कि चलो ठीक है, तो 200 रुपये का डिस्काउंट दिया, तो वो आपका लॉस हो गया, है ना। या फिर लॉस बाय फायर, फायर के थ्रू कोई आपका हो जाए लॉस, मतलब लॉस भी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आते हैं, ये दिमाग में रखें, ठीक है। लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, कोई असेट आपने बेची उसके कारण जो आपको लॉस हो गया, कि भाई वो जो असेट थी वो आपकी 4 लाख की थी लेकिन वो 3 लाख में आपकी बिकी, तो 1 लाख का क्या हो गया, आपको सीधा सीधा नुकसान हो गया, तो वो नुकसान भी सब आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आएंगे। उसके अलावा डेप्रिसिएशन दोस्तों, बहुत बड़ा आपको पता होना चाहिए कि कोई भी बड़ी वस्तु अगर आप खरीदते हैं, अगर ज़्यादा वैल्यू की होती है तो आप क्या करते हैं, उनको कई सालों के उसमें बांट देते हैं कि इसका बेनिफिट हमको कई सालों तक मिलेगा। तो जिस जिस साल में आपने जितना ज़्यादा बेनिफिट उठा लिया है वही कहलाता है आपका डेप्रिसिएशन, ठीक है, ये ध्यान रखें। इसलिए डेप्रिसिएशन के नाम से हम क्या करते हैं, उतना जो खर्चा है निकाल देते हैं। कि मान लीजिए आपने 10 लाख की कार खरीदी है, तो वो 10 लाख की कार आप 1 साल में तो खत्म नहीं कर देंगे दोस्तों, उसका बेनिफिट तो आगे भी आपको मिलना है ना। तो जितना फिर हम क्या करते हैं, उसको हर साल के हिसाब से राइट ऑफ करते जाते हैं उस असेट्स की वैल्यू को, और एक बार वो पूरी खत्म हो जाती है, ठीक। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको 10 साल में खत्म करना चाह रहे हैं, 20 साल में मतलब अकाउंटिंग में लोज बहुत है भैया। आप अपने हिसाब से अपनी वस्तुओं को बांट सकते हैं कि कोई वस्तु आपको कितनी महंगी पड़ रही है, उसके आप कितने टाइम तक उसको दिखाएंगे या कितने टाइम तक उसका राइट ऑफ करेंगे। तो जितनी वैल्यू का आप राइट ऑफ कर रहे हैं वही आपकी बन जाती है डेप्रिसिएशन, जो बड़ी वस्तु जो बड़े अमाउंट की होती है, क्योंकि इतना बड़ा खर्चा हम एक साथ नहीं दिखा सकते हैं, पहली बात तो ये। दूसरा ये होता है कि छोटी छोटी वस्तुएं होती है, जैसे आप बहुत सारी वस्तुएं खरीदते हैं, वस्तुओं का बेनिफिट तो बहुत लंबे समय में मिले, भले आपने छोटी वस्तु खरीदी हो, भले आपने ऑफिस को सजाने के लिए कोई गमला खरीदा हो, है ना, या कोई आपने घड़ी खरीदी हो, कोई आपने कैलेंडर लिया हो, कुछ भी लिया, सीनरी ली हो, है ना। लेकिन क्या होता है कि वो उसका अमाउंट छोटा होता है, तो आपको पता होता है कि अगर इस पर हमने 100% डेप्रिसिएशन लगा भी दिया, अगर 400 रुपये की 500 रुपये की कोई आपने सीनरी खरीदी और आपने 400-500 रुपये वाली को खर्चे में दिखा दिया, इसलिए हम हर वस्तु का दोस्तों, हर वस्तु का अकाउंट नहीं बनाते। जो वस्तु आपकी जिसका बेनिफिट आपको लगता है कि लंबे समय तक लेना है, जैसे फर्नीचर है तो आप अलग से लिखते हैं फर्नीचर है, कंप्यूटर है, प्रिंटर है, ऐसा लिखते हैं, फिर अलग अलग नाम डिफाइन करते हैं उस वस्तु का। लेकिन छोटी छोटी वस्तु होती है, आपकी पेन है, पेंसिल है, ठीक है, और आपने कुछ शोरूम के लिए कुछ खरीदा है यहाँ पर, है ना, पेपर वेट खरीदा आपने, गाना वाना बजाने के लिए आपने कोई स्पीकर खरीदा, मतलब इस टाइप की कुछ चीज़ें खरीदी आपने, ऑफिस को सजाने के लिए आपने कुछ भी अगर खर्चा कर दिया हो, तो वो खर्चा आप एक साथ ही क्या कर देते हैं, अदर एक्सपेंसेस में डाल के या मिसलेनियस एक्सपेंसेस के नाम से आप सारे छोटे छोटे खर्चे उसमें डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि उस वस्तु की वैल्यू इतनी कम है कि हम ये मान के चलते हैं कि 100% हमने उसको डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया है और एक ही साल में उसको खर्चे में लेके खत्म कर दिया। अगर 400 रुपये की कोई हमने सिनरी खरीदी तो 400 रुपये का ही हमने उसको डेप्रिसिएशन करके उसको जीरो करके हम क्या बोलते हैं सीधे कि खर्चा हो गया, अदर एक्सपेंसेस में उसको डाल देते हैं हम लोग। तो हर वस्तु का नाम हम डिफाइन नहीं करते हैं। अकाउंटिंग में सबसे बड़ा नियम है, जब आप आगे जाके सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसमें और आप डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब ये आपको समझ में आएगा कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है। जो खर्चे आपके माल से रिलेटेड है, भले वो बनाने के टाइम पे अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो बना के आप बेचेंगे तो बनाने के टाइम पे सारे खर्चे डाल दो, फैक्ट्री वेक्ट्री के सारे खर्चे, मैन्युफैक्चरिंग के सारे खर्चे इसमें डाल दो, है ना। सिर्फ खरीदते बेचते हो तो खरीदने के टाइम पे सारे खर्चे डाल दो।
तो वो कहलाएंगे आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके अलावा सारे खर्चे कहलाते हैं आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और अगर और क्लासिफिकेशन करना आपको इनडायरेक्ट के अंदर, दोस्तों इनडायरेक्ट के अंदर कंपनी के केस में क्या होता है कि अलग बताना पड़ता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव के एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं, फाइनेंस वाले अलग कर दो, आप सेलिंग से संबंधित एक्सपेंसेस अलग कर दो, उसके अलावा जो भी होते हैं वो सब अदर में डाल दो। तो उसमें और क्लासिफिकेशन कर देते हैं लोगों, है ना। जैसे वो फाइनेंस के लिए बोलते हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन या बैंक चार्जेस, वो जो फाइनेंस से संबंधित बोले इसमें ना डाल दो। और जो सेल के टाइम के लिए जो आप करते हैं, सेल्स प्रमोशन वगैरह आप करते हैं, है ना, वो सारे खर्चे आप सेलिंग से संबंधित इसमें डालो। मतलब सेल हमारी बढ़े उसके लिए जो भी खर्चे करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, कुछ भी कर रहे हैं आप, वो सारे खर्चे इसमें डालो। और जो ऑफिस से संबंधित जितने भी खर्चे हैं वो सारे आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के अंदर आ जाएंगे। और उसके अलावा जो भी लॉस वगैरह है वो सब आप अदर एक्सपेंसेस में डाल दो। इसलिए हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के और यहाँ पे जो है क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो मेनली तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके होते हैं। तो ये आपका दोस्तों हो गया है एक्सपेंसेस की पिक्चर, आपके दिमाग में क्लियर हो गई होगी कि जो भी करंट ईयर में जिसका भी आपने बेनिफिट ले लिया है जिस वैल्यू का, वो सारे आपके क्या होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं। तो आज ये इतना हो गया है। पुरानी सारी वीडियो दोस्तों देखते रहें, पढ़ते रहें, तो आपका सारा फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा और आप पूरा लाभ उठा पाएंगे हमारे इस कोर्स का। और यही हम चाहते हैं कि आप लोगों को उसका पूरा लाभ मिले दोस्तों। तो बने रहें चैनल पे, देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।